जय हिंद साथियों, मैथ्स मैजिक क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास को। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका हम लोग प्रश्नावली एक ही देखेंगे क्योंकि एक का हमारा और भी क्वेश्चन बचा है। और जिन बच्चों ने जो है हमारा आगे का क्लास नहीं अटेंड किया है, जो ऊंचाई एवं दूरी के 1 से लेकर 5 को पहले ही बता दिया गया है, तो उसको जाकर एक बार जरूर देखें और जरूर सीखें, क्योंकि उसमें आपको सारा बेसिक उसी में बसा हुआ है। ठीक है, और अगर आप लोगों को बेसिक आ जाता है, इसमें चित्र सबसे इंपॉर्टेंट है। चित्र अगर आपको बनाना आ जाता है तो इसलिए आप लोग किसी चीज का भी वैल्यू निकालना रहे निकाल लो, क्योंकि एक ही चीज आने वाला है, क्या? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन हमारे व्हाइट बोर्ड में आ चुका है, तो देखते हैं। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा मीनार के पात का अवनमन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार और देखते हैं और चित्र को बनाते हैं। 15 मीटर ऊंचे एक भवन, तो 15 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। मान लो ये कोई भवन है जो कितना मीटर ऊंचा है? 15 मीटर। भवन 15 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, अब आगे बोला गया है भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, तो ये भवन का शिखर है। किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, कौन सा कोण? उन्नयन कोण। अब हमको भवन के शिखर में जाना है और उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहाँ होता है? दृष्टि से ऊपर, दृष्टि से ऊपर। तो यहाँ से हम लोगों का उन्नयन कोण तभी बनेगा जब हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे कोई और जो चोटी है, एक मीनार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दृष्टि है और इसके बीच में कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है? 60 अंश का। तो यह रहा 60 अंश का उन्नयन कोण, और ये क्या है? हमारा मीनार। ठीक है, उसके बाद आगे इसी में देखते हैं, तथा मीनार के पात का अवनमन कोण, इसका मतलब जमीन के नीचे, जमीन के नीचे। अगर यहीं से हम लोग ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 अंश का बनता है, और यहीं से अगर नीचे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 30 अंश का कोण बनता है, ये बोला है। अब यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं देखना ही इसी को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो 30 अंश का कोण है उसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हम लोग देख कहाँ से रहे हैं? यहाँ से जा रहे हैं तो ये रेखा मिला। दूसरा जो आग की दृष्टि का रेखा है वो ये है, तो इन दोनों के बीच में होगा हमारा 30 अंश का कोण। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा चित्र। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या ज्ञात करना है इसको देख लो। पहले इसमें नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, और इसको दे देते हैं ई। अब हम लोग हल करते जाते हैं और समझते जाते हैं। दिया है, चित्र बनेगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, क्या दिया है? तो 15 मीटर ऊंचा एक भवन है। 15 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये दिया है। दूसरा, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना दिया है? 60 अंश। अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब नीचे जाने पे बनता है, तो नीचे जाने पे कितना बना? 30 अंश। अवनमन कोण 30 अंश। अब यहाँ पे हमको एक छोटा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है देखते हैं। मान लो यहाँ बी, जो बी पे कोण बना है जो 30 अंश, इसका मान अगर 30 है तो इसका मान भी 30 होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी कितना होगा? 30 होगा। क्यों होगा देखते हैं। तो हम जानते हैं कि, हम जानते हैं नहीं, ऐसे भी लिख लेना डायरेक्टली। ई बी डी, ई बी डी में जो कोण बना है, कोण ई बी डी बराबर होगा किसके? बी डी ई, बी डी ई, कोण बी डी ई, बी डी ए, सॉरी, बी डी ए। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है एक ही ओर के क्या है? एकांतर कोण, एकांतर कोण जो है एक दूसरे के बराबर है, एकांतर कोण। क्यों? एकांतर कोण है। और आप लोगों ने 9th में एकांतर कोण, अंतः कोण, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो कमेंट में बताओ, अच्छे से आपको कोण को एक दिन अलग से आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक। आपको क्या क्या ज्ञात करना है? ए डी, जो कि भवन और मीनार के बीच की दूरी है, ये निकालना है आपको दूरी। दूसरा क्या निकालना है? पूरा की ऊंचाई, पूरा सब की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 15 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 15 मीटर।
और अगर इतना का और पता चल जाता है तो हमको ऊंचाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालेंगे। किसका मान? इसका। तो इसका कौन से त्रिभुज में निकलेगा? ये वाले। तब हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए। देखो यहाँ पे समझना, ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ का दूरी निकालने के लिए हम लोग यहाँ का निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज कौन से त्रिभुज में? बी डी ई में। त्रिभुज बी डी ई में। अब बी डी ई में हमारा क्या फायदा होगा? या फिर हम लोग ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इसमें से निकाल कर यहाँ रख देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी में। ये ए डी बी में क्या है? तो चलो ए डी बी में देखते हैं। अब यहाँ ए डी बी लिखा गया है तो आपको त्रिभुज ए डी बी ही देखना है। ए डी बी, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। फार्मूला कौन सा बनेगा देखते हैं। यहाँ से हम लोगों को लंब का वैल्यू पता है तो लंब लिख लेते हैं। और किसका वैल्यू निकालना है हमको? आधार का। तो आधार को नहीं पता तो ए डी रख लेते हैं। तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं आधार। लंब बट्टे आधार किसका होता है? लाल बट्टे का टेन थीटा। तो यहाँ रख लेते हैं टेन थीटा। चूंकि यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 30 अंश। तो यहाँ रख देते हैं 30 अंश। लंब कितना है? 15 मीटर। तो ये हो गया 15। आधार कितना है? एडी। तो एडी 30 अंश का वैल्यू कितना होता है हमारा यहाँ पे? टेन 30 अंश। तो इसका होता है 1/वर्गमूल 3। 15 का 15 एडी का एडी। इसको अगर हल करते हैं तो एडी इधर आ जाएगा और ये 15 यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो 15/3। ये इधर आया तो 15/3। तो एडी का वैल्यू कितना है? 15/3। तो ए से लेकर भवन से लेकर मीनार की दूरी कितना हो गया? 15/3। यहाँ 15/3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 15/3। हमारा एक मिल गया है। ठीक है, भवन से लेकर मीनार की दूरी कितना है? 15/3 ये रहा। उसके बाद आगे देखते हैं। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा काम जो बचा है उसको देखते हैं। तो हमारा एक और क्या निकालना है हमको? ऊंचाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो हमको यहाँ तक की ऊंचाई पता है, यहाँ तक की डी से लेकर ई की ऊंचाई पता है। हमको क्या निकालना है? सिर्फ ई से लेकर सी तक। उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो चलो यहाँ की ऊंचाई निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा? फिर से देखते हैं। लंब बट्टे यहाँ आधार। आधार, क्योंकि हमको कर्ण का कोई मतलब ही नहीं तो उसी को छोड़ना है। 3 में से एक को छोड़ना है। किसको छोड़ोगे? जिसका कोई काम नहीं है। इसका काम है, इसको निकालना है और इसको दिया है तो ये हो गया। तो 15/3। अच्छा, लंब बट्टे आधार किसका होता है? फिर से आ गया टन टन टेन थीटा। ये हो गया टेन थीटा। अब आपको यहाँ कौन से त्रिभुज में है इसको एक बार लिख लेना ऊपर में। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। त्रिभुज ई सी बी या बी सी, जो भी त्रिभुज बी सी ई में। अब आपको इसको लिखने से क्या पता चलेगा? आपको इसी त्रिभुज को देखना है। तो इस त्रिभुज में कितने अंश का कोण कहाँ लिखा है? 60 अंश का यहाँ लिखा है। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 10 60 अंश। लंब कितना है नहीं पता, निकालना है तो सी से ई ले लेते हैं या ई से सी। यहाँ से दूरी कितना दिया है? 15/3। ये हो गया 10 60 अंश का वैल्यू √3। इसका कितना है? सी ई 15/3। पश्चांतर करते हैं तो 15/3 इंटू √3 इंटू सी ई। और इन दोनों का वैल्यू क्या होता है? इसका √3 गुणित √3 को हम लोग क्या लिखेंगे? 15/3 इक्वल टू सी ई। 15×3 = 45 इक्वल टू सी। यहाँ पे हमारा इतने का वैल्यू कितना मिल गया हमारा? 45 मीटर। ये हो गया। अब हमको पूरा ऊंचाई चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? सी डी। सी डी ही पूरा ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई क्या है? सी डी। तो सी डी बराबर क्या लिखेंगे? सी ई सी, या फिर इसको इधर से लिखो तो भी ठीक है। डी ई प्लस ई सी। ई सी डी की वैल्यू कितना है? डी ई की वैल्यू कितना है? 15। सी की वैल्यू कितना है? 45, जो कि अभी निकाले हैं। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 60। तो सी डी की वैल्यू कितना आ गया? हाँ, जो कि क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो इस प्रकार से आपका दोनों का आ चुका है। मीनार की ऊंचाई और यहाँ से दूरी कितना है भवन से मीनार के? 15/3। तो इसको नोट करो, अगला देखेंगे।
चल, हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है जो कि बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। ठीक, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु। नदी के एक किनारा है, ये नदी का चित्र है जिसका चित्र आपको बुक में ही दिया गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये आसान लगेगा क्योंकि चित्र दिया है तो आप लोग इजीली बना लोगे। ठीक है, बस थोड़ा सा समझते हैं चित्र को। नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी है, ये ए है ये बी है, दो किनारा है। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 40 मीटर। यहाँ पे ध्यान रखना, गलती क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है? 40 मीटर। 40 मीटर है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर है तो उसका बीच आधा आधा कर देते हैं, इसको दो भाग में बांट देते हैं, 20 इतना का 20 इतना का। वहीं पे गलत होता है। ठीक है, 20 यहाँ दोगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ आपको कहीं भी बोला नहीं है कि दोनों के बीच की दूरी बराबर है। दोनों के बीच की दूरी अगर बराबर है बोलता तो आप लोग इसको दो भागों में बांट देते, बिल्कुल सही होता। और लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं बोला है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, समझ रहे हो? दोनों के बीच की दूरी बराबर नहीं है। ठीक है, सिर्फ बोला गया है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 40 मीटर। हो सकता है कहीं का यहाँ हो, आगे पीछे हो सकता है। और आगे देखते हैं, 40 मीटर है। नदी के एक किनारे के समांतर, एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है। जो सी है यहाँ, ये नदी के किनारे, ये दूसरे किनारे पर जो सी है वो इस प्रकार है कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, अर्थात यहाँ पे जो कोण बना है, बीच वाला कोण होता है, ठीक है, वो कितने अंश का है? 60 अंश का। उसके बाद तथा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी अर्थात बीच में बी है तो बी का कोण कितना है? 30 अंश का। जो बीच में होता है इसके, वही का उसी का कोण होता है। अगर ये तीन नाम है तो कई लोग नहीं जानते कि कहाँ ए का है कि बी का है कि सी का, तो जो बीच में रहता है उसी का ये होता है। जो बीच में रहेगा वही इसका हकदार रहेगा। ठीक है, तो ये है, हमको क्या ज्ञात करनी, इस नदी की जो चौड़ाई, अर्थात हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई कितना है उसको निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि चित्र दे दिया है। क्या दिया है? दो बिंदु ए बी जिसकी बीच की दूरी कितना है? दो बिंदु ए और बी की बीच की दूरी 40 मीटर है। 40 मीटर है, ये है। और क्या दिया है, इसको लिख लेते हैं, कोण बी ए सी बराबर 60 अंश तथा कोण ए बी सी बराबर 30 अंश, ये भी दिया है। चलो अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सी चीज करना पड़ेगा, वो है दिया है माना कि ए से, जो यहाँ पे कोई नाम नहीं है, यहाँ दे देते हैं डी नाम। ठीक है, हमको डी नाम दे देना है। और ए से डी की दूरी मान लो x है। माना कि ए डी बराबर x है। ए डी बराबर कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितना है? x है। इतना कितना है? x है। तो इतना का वैल्यू कितना होगा? ए से डी की वैल्यू x है तो डी से लेकर b का वैल्यू कितना होगा? 40 माइनस x। क्यों होगा 40 माइनस एक्स? क्यों होगा? क्योंकि पूरे का वैल्यू 40 है और इतने का मान मान लो 5 है। इतने का मान 40 है, इतने का 5 है, तो यहाँ क्या करेंगे? 40 माइनस 5। तो उसी को यहाँ एक्स है तो इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने? 40 माइनस एक्स, ये चीज। ठीक है, तो तब है, तब क्या हो जाएगा? डी से बी, डी बी बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स। उसके बाद में आपको एक एक करके निकालना है। ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को हल करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो थीटा का वैल्यू एक 60 मिला है, एक 30 मिला है। इसके लिए 60, इसके लिए 30। तो पहले इस त्रिभुज के लिए देखते हैं। तो इस त्रिभुज में आते हैं तो हमको क्या निकालना है? यहाँ पे देखोगे तो 90 डिग्री ये बन रहा है, तो ये कर्ण होगा यहाँ से ये, तो ये लंब है। ठीक है, ये लंब। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? लंब। लंब को लेंगे क्योंकि इसी को निकालना है, त्रिभुज उल्टा बना है। ठीक है, ये क्या है? आधार। तो लंब बट्टे आधार। लंब आधार किसका होता है? टेन थीटा का। ठीक, उसके बाद यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू कितना है? 60 अंश। 60 अंश, यहाँ के लिए 60 अंश। लंब कितना है पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे? डी सी। डी सी लिख लेते हैं, डी सी। और आधार कितना है? आधार है 1 माने हैं, लिख लेते हैं, ये हुआ। इसके बाद आपको टेन 60 अंश का वैल्यू कितना है? वर्गमूल 3 इक्वल टू
DC बट्टे x को पक्षांतर कर देते हैं, वर्गमूल 3 इक्वल टू DC। यहाँ से यहाँ तक हमारा वैल्यू ये x इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया वर्गमूल 3x इक्वल टू DC, ये भाग में है, इधर आया तो इंटू में हो गए। इसको दे देना है आपको समीकरण 1। अब आगे देखते हैं दूसरे त्रिभुज में, देखते हैं फिर से, यहाँ त्रिभुज नहीं डाले, त्रिभुज डालना है। त्रिभुज कौन से त्रिभुज में? ADC में, ADC में। उसके बाद दूसरे त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज कौन से त्रिभुज में? CDB में, CDB में। कौन से त्रिभुज में? CDB में। तो CDB में आते हैं, तब हमारे यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा देखते हैं। यहाँ भी लंब काम आएगा क्योंकि लंब निकालना है, तो लंब। यहाँ भी आधार काम आएगा, आधार। और इसका फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ के लिए कितना रहेगा? 30 अंश। 30 अंश बराबर लंब क्या है पता नहीं है, तो CD ही लिख लेते हैं। आधार कितना है? आधार तो पता है, 40 माइनस x। कोई बात नहीं, फर्जी है, हम लोग ओरिजिनल निकालेंगे। 30 अंश की वैल्यू 0, 1/वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 3 इक्वल टू CD का CD 40 माइनस वर्गमूल 3 वर्गमूल x, ठीक है। इसको 40 वर्गमूल माइनस x को इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो डिवाइड में है वो किस में आ जाएगा? इंटू में। 40 माइनस x बट्टे वर्गमूल 3 इक्वल टू CD। इसको दे देना है आपको समीकरण 2। क्या देंगे? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, तब तक देखते रहना जब तक आपको समझ में नहीं आता, और जैसे ही समझ आता है अपने आगे के काम में बढ़ जाना है। समझ आ गया क्या करना है? कुछ ध्यान से देखो तो क्या चीज दिखाई दे रहा है आपको? अगर ध्यान से देखते हो यहाँ पे, तो जो हमारा ये DC और ये CD दोनों क्या है? एक है। अर्थात यहाँ पे दोनों का ऊंचाई क्या है? एक ही होगा, चाहे इधर के लो कि उधर के लो, तो ऊंचाई बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होगा? LHS इक्वल, ये जो इसका ये साइड है, इसका ए साइड, दोनों क्या है? बराबर है, तो ये भी क्या होगा? बराबर होगा। तो वर्गमूल 3x इक्वल टू 40 माइनस x बट्टे वर्गमूल 3। इसको पक्षांतर करते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3x इंटू वर्गमूल 3, क्योंकि डिवाइड में है। 40 माइनस x, इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा? 3x इंटू 40 माइनस x। x को पक्षांतर करते हैं तो 3x माइनस में है तो प्लस x इक्वल टू 40। 3x प्लस 1x इक्वल टू 4x। ये हो गया 40, x इक्वल टू 40 बट्टे 4। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 एकम 4, तो x का मान कितना आ गया? 10। यहाँ पे काटते हैं तो 0 लिख देते हैं कई बच्चे, ठीक है। 0 नहीं होगा, 4 एकम 4। कभी भी डिवाइड करोगे तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया? x का मान 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा x का वैल्यू कितना आ चुका है? हमारा 10। अब x का वैल्यू 10 आ गया है, तो इसको समीकरण 1 या 2 या किसी में भी रख दो। किस में रखोगे? समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। क्यों रखेंगे? क्योंकि समीकरण 1 में ध्यान से देखोगे तो जो ऊंचाई जो है वहीं पे बैठा हुआ है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? समीकरण 3x इक्वल टू, यहाँ क्या था? CD। x की वैल्यू पता है हमको, इंटू 10, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 वर्गमूल 3 इक्वल टू CD। और ये CD क्या है? ऊंचाई है। तो यही क्या है? नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई कितना है? 10 वर्गमूल 3। जल्दी से नोट करो। चलो हमारा 9वां क्वेश्चन रेडी है, देखते हैं। एक मंदिर के शिखर, एक मंदिर है, इमेज करो एक मंदिर है और उसका शिखर तथा उस पर लगा झंडा। शिखर है, उस पे क्या लगा है? झंडा लगा है। जो भूमि के किसी बिंदु पर, जो भूमि के किसी बिंदु पर अर्थात भूमि पे कहीं भी
कितने अंश का कोण बनाता है? क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण आंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए, एक बार और पढ़ते हैं। एक मंदिर है जिसके शिखर तथा उस पर लगा झंडा, शिखर है और शिखर शिखर और उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर, भूमि के कोई भी बिंदु है वहां पे कितने अंश का? 30 और 60 अंश का कोण बनाता है, वो भी आंतरिक कोण। आंतरिक कोण मतलब क्या होता है? अंदर का कोण। ठीक है, आंतरिक मतलब अंदर का कोण। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है, मंदिर की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर, तो झंडे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। सबसे अच्छी बात इसके लिए आपका जो चित्र है वो क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो यहाँ पे समझते हैं, जो बी से सी है वो कोई मंदिर है, बी से लेकर सी क्या है? कोई मंदिर है, और बी से लेकर ए जो लगा है वो क्या है? झंडा है। ठीक है, तो बी से लेकर ए क्या है? झंडा, और बी से लेकर सी क्या है? मंदिर। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ मंदिर है, ये मंदिर की चोटी है, यहाँ पे कोई झंडा लगा हुआ है जिसकी हमको ऊंचाई याद करना है। चूंकि मंदिर है ये, तो मंदिर की ऊंचाई कितना दिया गया है? मंदिर की ऊंचाई हमारा दिया गया है यहाँ 10 मीटर। यहाँ कितना दिया है? 10 मीटर। अब जो यहाँ पे जो मंदिर से लेकर भूमि पे, भूमि और मंदिर चूंकि उसका लेवल तो एक ही रहेगा, तो ये हो गया जो है भूमि, मंदिर की जो चोटी है, मंदिर से लेकर यहाँ तक की जो कोण बन रहा है वो कितने? 30 अंश का। और झंडे से लेकर जो भूमि के किसी भी बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 अंश। दोनों कोण कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का। एक कहाँ से बन रहा है? मंदिर के छत से। दूसरा कहाँ से बन रहा है? झंडे की, हाँ, झंडे से। ठीक है, तो इस प्रकार से दो कोण बन रहे हैं। हमको यहाँ पे क्या निकालना है? इस झंडे की ऊंचाई याद करना है। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है? आपको बस इसी को ही हर बार समझना है बस। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? मंदिर की ऊंचाई लिख लेते हैं। मंदिर की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है, 10 मीटर है। और क्या दिया है? ये जो जो झंडा और मंदिर है, इन दोनों का कोण, मंदिर तथा झंडे का आंतरिक कोण क्रमशः कितना कितना है? 30 30 है, 30 60 लिख दिए हैं। 30 और 60 क्या लिखा है? कहाँ है? 30 और 60, हाँ चलो ठीक है। 30 तथा 60 अंश है। समझते हैं ये 60 कैसे होगा। ठीक है, ठीक है। मंदिर तथा झंडे के आंतरिक कोण क्रमशः 30 तथा 60 है। यहाँ 30 30 क्यों लिखा है देखते हैं। अब आपको यहाँ पे त्रिभुज त्रिभुज PBC को देखना है। त्रिभुज PBC में क्यों? क्योंकि आपको यहाँ आधार निकालना है। यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक देखोगे ये छोटा वाला, एक देखोगे ये पूरा बड़ा वाला, जो कि दोनों कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, होगा, इजिली होगा। तो यहाँ पीबीसी में देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो लंब है, लंब का वैल्यू पता है। और क्या निकालना है हमको? आधार निकालना है। तो आधार, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला किसका बना? लंब बट्टे आधार, अर्थात टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितना है? 30 अंश। थीटा की वैल्यू 30 अंश। लंब कितना है? 10 मीटर। आधार पता नहीं है तो छोड़ देते हैं PC, तो PC को छोड़ देते हैं। टेन थीटा 1/वर्गमूल 3, ये हो गया 10 PC को इधर भेजते हैं तो 1 से होगा तो PC, और ये भाग में है, इधर आया तो गुणा में, तो ये आ गया PC मतलब आधार कितना आ गया हमारा? 10/3, ये आ गया। उसके बाद हमको दूसरा त्रिभुज में जाना है। किसमें जाना है? दूसरा त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? PAC में। PEC में देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो आपका कोण कितने अंश का बनेगा? यहाँ पे 60 अंश का। कितने अंश का? 60 अंश का। क्यों? देखो, जो यहाँ पे जो हमारा बना है वो छोटा त्रिभुज का 30 है, और ये जो सिर्फ इतना बना है ना, सिर्फ इतने का, उसका कितना है? 30 है। और दो बड़ा त्रिभुज को ले रहे हैं तो दोनों त्रिभुज आ रहे हैं, चूंकि दोनों त्रिभुज का कितना आएगा? टोटल आएगा हमारा यहाँ पे 60 अंश, क्योंकि 30 इसका है, 30 इसका है, तो दोनों मिलके 60, वही 30 और 60 है, जो कि यहाँ 30 30 लिखकर हमको गुमराह कर रहा है। ठीक है, हमको गुमराह नहीं होना है। तो यहाँ हो गया PAC में जाते हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? टेन थीटा, जो कि यहाँ लंब और आधार वही चलेगा। सबसे अच्छी बात यही है कि हर क्वेश्चन में आपको टेन थीटा ही देखने को मिल रहा है, किसी किसी क्वेश्चन में दूसरा आता है। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगी? यहाँ 10 है, इसके लिए तो 10 है, चलो ये तो ठीक है, BC रहेगा। BC हमारा 10 है, लेकिन ये वाला पता नहीं है तो हम लोग लिख लेते हैं इसको AC। लंब नहीं पता है तो AC लिख लेते हैं पूरा। और यहाँ पे हमारे ये कितना है? PC कितना है हमारा? 10/3।
ये हो गया। और टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया है हमारा, टेन थीटा, थीटा कितना लेना है 60, तो 60 अंश, चूंकि 60 अंश का वर्गमूल 3 होता है, AC बट्टे 10 वर्गमूल 3, पश्चांतर करते हैं तो 10 वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 इक्वल टू AC, जो कि यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10 × 3 इक्वल टू AC, अर्थात 10 × 3 = 30। तो ये आ गया हमारा AC। ये AC मतलब AC, पूरा AC। अब हमको एक छोटा सा काम यहाँ पे करना है, उसके बाद हमें झंडा, क्योंकि हमको यहाँ पे जो भूमि से लेकर झंडे तक की ऊंचाई नहीं बताना है, भूमि से लेकर झंडे तक की ऊंचाई नहीं बताना है, वरना यही हमारा आंसर होता। हमको किसका बताना है, सिर्फ झंडे का, सिर्फ झंडे का। तो सिर्फ झंडे का बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मंदिर तक की ऊंचाई को छोड़ देंगे। तो झंडे की ऊंचाई कितना होगा, झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो झंडे की ऊंचाई कितना है, B और A, अर्थात AB, अर्थात AB। अगर इस पूरे में हम लोग BC जो मंदिर है, मंदिर इतना को छोड़ देते हैं तो झंडे का बच जाएगा। तो पूरे का कितना है AC और मंदिर का कितना है BC। AC में ये AC दोनों का है, उसमें मंदिर वाले को छोड़ देते हैं, तो AC का वैल्यू कितना है 30, मंदिर का वैल्यू कितना है 10, और ए बी किस कौन है, झंडा। तो 10 30 में 10 गया तो 20, तो ए बी बराबर कितना आ गया 10। इस प्रकार से यहाँ पे आपको झंडे की ऊंचाई कितना मिल गया 20 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। और हम लोग आज के क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। जो 2 क्वेश्चन बना है बचा है उसको आपको बनाना है, और नहीं बनता है तो बस आपको एक बार कमेंट करना है या फिर एक बार व्हाट्सएप में क्वेश्चन को भेजना है, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा ऐसे ही एकदम इजली से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।